अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने जो सॉल्व किए थे हमारे डेप्रिसिएशन का टॉपिक, हमने तीनों मेथड्स कवर कर लिए थे, यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड और आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग मेथड, जिसको आप डिक्लाइनिंग बैलेंस भी कहते हैं। वो तीनों मेथड हमने कवर कर लिए थे, फ्रैंकफर्ट बुक के हिसाब से भी और वीगेंड की बुक के हिसाब से भी। और अब फिर मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर नंबर 26 फ्रैंकफर्ट का शुरू करेंगे, जो कि बेसिकली डेप्रिसिएशन पे ही बेस्ड है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 26.1 ऑफ फ्रैंकफर्ट बुक, जो कि हम फ्रैंकफर्ट का ही तरीका फॉलो करेंगे, उसमें वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने फ्रैंकफर्ट वाले का फॉलो किया, हमने फ्रैंकफर्ट वाले से जो सॉल्व किया था। क्योंकि हमने जो वीडियोस पिछली 3 कवर किए उसमें हमने दोनों मेथड देखे थे, वीकेंड का भी और फ्रैंकफर्ट का भी। तो आज हम करेंगे फ्रैंकफर्ट के हिसाब से, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। इसमें हमें दोनों बेसिकली सवाल के हिसाब से पहले हम पढ़ेंगे सवाल और फिर देखेंगे उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उन्होंने हमसे क्या मांगा है। तो सवाल को रीड करते हैं। 26.1 ए गिल purchased a notebook PC for 2,600 pound. It has an estimated life of 4 years and a scrap value of 200 pound. She is not certain whether she should use the straight line or the reducing balance basis for the purpose of calculating depreciation on the computer. You are required to calculate the depreciation to the nearest pound using both methods, showing clearly the balance remaining in the computer account at the end of each of the 4 years under each method. Assume that 45% per annum is to be used for the reducing balance method. तो इसमें क्या, फ्रैंकफर्ट में हमारे पास दो मेथड थे, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए गिल ने एक लैपटॉप परचेज किया है जो कि 2600, बल्कि लैपटॉप नहीं, वो पीसी है, नोटबुक पीसी, जो कि 2600 पाउंड का है और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स होगी वो होगी 200 पाउंड, जिसको हम सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं वीगेंड की बुक के हिसाब से। तो अब हमें जो है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस अपनी प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए। तो हमें कहा गया है कि हम दोनों मेथड को यूज़ करें और सबसे नियरेस्ट पाउंड बताएं कि उसको डेप्रिसिएशन कितने का होगा उसके प्रोडक्ट का आफ्टर 4 ईयर्स। और जो कि हमारे को रिड्यूसिंग बैलेंस वाले मेथड में रेट की ज़रूरत होती है कि कितने % रेट पे पर ईयर जो है हमारे प्रोडक्ट की डेप्रिशिएट हो रही है, वो उन्होंने हमारे को ऑलरेडी बता दिया 45%। बाकी जो है आपको स्ट्रेट लाइन में इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें उसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम वीकेंड वाला मेथड इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मूला जो इसमें हमारे पास यूज़ होने वाले हैं दोनों मेथड्स के अंदर, वो फार्मूला 3 ही हैं। एक बुक वैल्यू का फार्मूला है जिसमें आपके एक्चुअल कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि आपके हर साल की सेविंग अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और जो दूसरा फार्मूला है डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला है कि किसी भी अमाउंट प्रोडक्ट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने का उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, जो कि आपको गिवन होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा 4 सालों में कितना डेप्रिशिएट होगा। उसके बाद हर साल का अलग अलग डेप्रिशिएबल एक्सपेंस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो ईयर्स के हिसाब से, तो वो हर ईयर का अलग अलग डिवाइड कर देगा उसको। और उसके बाद हमारे पास एक है परसेंटेज कैलकुलेशन, इसमें हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस में यूज़ होगा बेसिकली ये वाला पार्ट। बाकी स्ट्रेट लाइन मेथड से हम शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले हमारे पास डेटा में 3 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, जो कि हमारे को तीनों जो है सवाल में गिवन है। तो मैं यहाँ पर इनको जो है लिख लेता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे को कितनी दी हुई थी, 2600 पाउंड, 2600 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू हमारे को जो दी हुई थी 200 दी हुई थी। अगर आप चाहें तो इस मेथड को आप वीकेंड वाले से भी फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख के उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये फ्रैंकफर्ट की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वाला मेथड आपको करा रहा हूँ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उन्होंने हमारे को बताई है 4 ईयर्स की, तो हमें यहाँ पे 4 ईयर्स की ही बनानी पड़ेगी। अब हमें जो है सबसे पहले ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज गिवन है वो लगाकर हमने सबसे पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ताकि हम हर साल के हिसाब से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहीं पे कहीं पे निकाल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट जो कि हमारी 2600 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्रैप वैल्यू को जो कि 200 है। तो ये मेरे पास 2400 वो वैल्यू आ गई जो पूरी 4 साल बाद जो मेरे प्रोडक्ट डेप्रिशिएट होगा 2400।
अब इस 2400 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 ईयर्स में, तो वो हर ईयर का अलग अलग डिवाइड कर देगा, जो कि मेरे पास आई है 600 पाउंड। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या करना होता है, एक साइड पे आप मेंशन करते हैं ईयर्स का और एक साइड पे आप जो है आपकी अमाउंट मेंशन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया हुआ है क्योंकि मेरे पास पाउंड का साइन इसमें नहीं मिल रहा था। तो वैसे एक्सेल में होता है, लेकिन मैंने इसको डॉलर, तो आप उसको पाउंड ही कंसिडर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख ली है कॉस्ट। तो मेरी कॉस्ट थी 2600 पाउंड। अब मैंने इसमें से एक एक करके सब्ट्रैक्ट करनी है हर साल के हिसाब से उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा ईयर 1 और सिंपल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब पहले साल की मेरे पास कितनी डेप्रिसिएशन आई है, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाली है, वो आई है 600। और स्ट्रेट लाइन में यही होता है कि स्ट्रेट लाइन में आपकी हर साल की सेम ही होती है। 600 आई है तो वो हर साल 600 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा जब तक आपके प्रोडक्ट की आपको जो एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ बताई हुई वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। अब मैंने ये ब्रैकेट में जो 600 लिखा है, क्योंकि अकाउंटिंग में ब्रैकेट इज़ मीन कि आप यहाँ पे जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप ब्रैकेट लगाइएगा या फिर माइनस का साइन लगाइएगा। ठीक है, तो 2600 में से अगर मैं 600 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 2000 बच जाएगा। ठीक है, ये 2000 मेरे पास बच चुका है। अब इसको जो है मैंने क्या करना है, ईयर 2 के डेप्रिसिएशन लगानी है इधर, ईयर 2 डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ईयर 2 का डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरे पास वही 600 ही होगा, तो 600 में इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ। और अब मैं 2000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ ये मेरे पास 1400 आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ईयर 3 डेप्रिसिएशन, ईयर 3 डेप्रिसिएशन। और यहाँ से भी मैं जो है 600 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो कि मेरे पास अब 800 रह जाएगी। और ये मेरे पास अब आखिरी साल की ईयर 4 की डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगी, जो कि मेरे पास 600 में जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो बच जाएगी 200 पाउंड। तो 200 पाउंड मेरे पास जो है एंड में मेरे पास मेरे प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू आई है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे को जो डेटा में गिवन थी उसके इक्वल है। तो ये हमारा बिल्कुल जो है एग्जैक्ट निकला है सारा, हर साल का हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट आई है हमारी प्रोडक्ट की। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो है अब हम बढ़ते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में आपके पास क्या 45% आपको रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा कंप्लीट कर लेता हूँ। वही यहाँ पे 2600 सबसे पहले हमारे अमाउंट की कॉस्ट, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, जिसमें स्क्रैप वैल्यू 200 होगी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, और 45% मेरी यहाँ पर जो है आपकी रेट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जो है इस 45% को जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जितना भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया 0.45। अब आपको जिस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे, और मैंने जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वर्किंग की थी 2400 और 600 जो फॉर्मूलाज लगा के, वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है। अगर आप बुक में, फ्रैंकफर्ट की बुक में पीछे आंसर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह मेंशन होता है कि नीचे एक लाइन में लिखा हुआ होता है ये पूरी कैलकुलेशन, और स्टेरिक लगा हुआ होता है, और वो स्टेरिक आप ऊपर शो कराते हो स्ट्रेट लाइन में कि मैंने यहाँ ये चीज़ यहाँ से उठाई है, जो कि आप रेफरेंस दे रहे होते हो। अगर आप चाहो तो आप वो तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूलाज मेंशन करें, कैलकुलेशंस करें और फिर डायरेक्ट आप ये चार्ट बना दें, या इस तरह से पूरा स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने निकाला 0.45, जो कि हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैंने सबसे पहले 2600 का, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ, जो कि हमारे हर मेथड में सबसे पहले कॉस्ट लिखी जाती है 2600। और ईयर 1 डेप्रिसिएशन 45% ऑफ 2600। आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रेट लाइन से, इसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमारा हर साल का जो डिफरेंस है वो सेम आता है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम आती है 600 आती है, लेकिन हमारा जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उसमें आपको परसेंट के हिसाब से निकालना पड़ता है कि
जो उस साल की करंट वैल्यू होगी उसका 45% निकालो तो वो आपकी उस साल की डेप्रिशिएबल एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कितने अमाउंट की आप निकाल रहे हो 45%। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल पहली दफ़ा में हम निकाल रहे हैं 2600 की, तो मैं 2600 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.45 से, क्योंकि ये हमारा 45% है तो ये आ गई मेरे पास 1170। तो यानी मैंने जो है पहले साल में 1170 मेरे प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आई थी ईयर 1 में। तो ईयर 1 में मेरे पास ये आ गई, जो कि अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं 2600 में से तो मेरे पास बची हुई वैल्यू जो मेरे प्रोडक्ट की होगी पहला साल गुजरने के बाद वो होगा 1430 पाउंड। अब मैंने यहाँ पे मेंशन करना है ईयर 2 डेप्रिसिएशन 45% ऑफ 1430। अब मैंने अमाउंट वो लिखनी है जो मेरी करंट अमाउंट है इस साल की। तो 1430 का अब मैंने जब निकालूंगा मैं 45%, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1430 मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो ये आ गई मेरे पास 643.5। तो 643.5, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है रिड्यूसिंग बैलेंस की, तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें पॉइंट्स में आंसर आते हैं तो आपको राउंड ऑफ करना होता है। अगर 0.5 या 0.5 से बड़ा है तो आप मैक्सिमम पे राउंड ऑफ करते हैं, और अगर इससे छोटा है 0.5 से तो मिनिमम पे राउंड ऑफ करते हैं। तो अभी मेरा फ़िलहाल क्या आया है 643.5, तो मैं इसको कर दूंगा 644 डायरेक्ट, ठीक है। और क्योंकि मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर 644, और यहाँ पर मैं जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ 1430 में से 644 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गई 786 मेरे ईयर 2 गुजरने के बाद जो मेरे प्रोडक्ट की बची हुई वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पर लिखना है ईयर 3 डेप्रिसिएशन 45% ऑफ 786, ठीक है। अब मैं 786 का 45% निकाल लेता हूँ, तो 786 मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो ये मेरे पास आ गई 353.7। तो 353.7, तो मैंने इसको कर देना है 354 सिंपल, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया मैक्सिमम पे। और अब मैंने जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है 786 में से, तो ये हो जाएगा 432। तो मैंने अब यहाँ पे मेंशन करना है ईयर 4 डेप्रिसिएशन 45% ऑफ 432, और ये अमाउंट अब मैं 432 का जब मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ 432 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये आ गया 194.4, जो कि अब मेरा लीस्ट पे आया, यानी 0.5 से कम पर आया। तो मैं इसको अब छोटे पे जो है राउंड ऑफ करूँगा, जो कि 194 कर दूंगा मैं इसको। और जो है अब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ईयर 4 का डेप्रिसिएशन 194, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैंने जब 432 को सब्ट्रैक्ट करना है 194 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 238, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो स्क्रैप वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा आया, मेरी स्क्रैप वैल्यू थी 200 और अब आई है मेरी 238। तो जब किसी को डेप्रिसिएशन निकालना होता है अपने किसी प्रोडक्ट का, तो वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में थोड़ा सा आगे पीछे होता है। और बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही मिलेगा 238 पाउंड। तो इसी के साथ हमारे दोनों मेथड कंप्लीट होते हैं। दो उन्होंने सवाल में हमारे से मांगा था, हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने जो है एक नोटबुक पीसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है 4 ईयर्स की इन फॉर्मूलाज की मदद से, इस परसेंटेज कैलकुलेशन की मदद से। ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड था और ये हमारा जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।